जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 43वें सेट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 42वां सेट देखा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके रिसेंटली एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग एनटीपीसी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और मैं अपने इस रेलवे साइंस 3200 के डिस्कशन में लगातार आप सबों को आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीकर, क्या कहोगे आप? कि गुरुजी स्पीकर जो है ये तो हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। फिर है यहाँ पे प्रिंटर, आप किसी भी चीज को प्रिंट करेंगे, आप कहेंगे गुरुजी ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। मॉनिटर, कोई भी चीज आपका कंप्यूटर में विजिबल होती है जिसको आप देख पाते हो, कहाँ पे सर? मॉनिटर के थ्रू या मॉनिटर पे, तो ये भी क्या होगा आपका? आप कहेंगे सर आउटपुट डिवाइस होगा। लेकिन मेरे मित्र, जब आपको कंप्यूटर में कोई कमांड देना होता है या फिर किसी चीज को आप ओके करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सर माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि माउस हमारा क्या होगा? आप कहेंगे इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, आपसे बड़ा ही सरल सा सवाल पूछा जा रहा है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग जीवों के उसके फीडिंग हैबिटेट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो आप सभी कहते हैं सर सामान्य रूप से 3 भाग में वर्गीकृत करते हैं। पहला वो जो शाक सब्जी खाता है और उसको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। दूसरा वो जो सिर्फ फ्लैश यानी कि मांस खाता है, मांसाहारी बोलते हैं। और जो शाक सब्जी और मांस दोनों खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे बोले तो शाक सब्जी और पशुए बोले तो सर मीट दोनों खाता है। आप कहेंगे सर सर्वाहारी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। बताइए ना सॉल्व होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने रटा दिया है। जब भी बात की जाएगी कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी की तो हम सभी किसको टिक करेंगे? रैम को टिक करेंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेरे मित्र, यहाँ पे सीडी की बात की जा रही है, तो अगर किसी एग्जाम में आपसे सीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप सभी ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे डीवीडी भी है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग डीवीडी के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हम लोग डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलेंगे। यहाँ पे आप सभी डीवीडी का फुल फॉर्म लिख लेंगे सर। क्या होगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और बात की जाएगी अगर यूएसबी की तो आप सभी ध्यान में रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। यहां पे हम लिख ही दे रहे हैं सर। क्या होगा फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भीष्म साहनी, के सिबन, सीबी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या कहिएगा कि गुरुजी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसको जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है और बहुत ही आप कह सकते हो वीवीआई क्वेश्चन है आगामी सभी परीक्षा के लिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। मेरे मित्र, आपसे सीधे सीधे ये सवाल करा जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने
कब तक ये लक्ष्य रखा है कि मलेरिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कहां से? भारत से। तो आप सभी याद रखना कि मलेरियल एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया जो है, इसका लक्ष्य 2030 तक है कि भारत से मलेरिया को पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो ये आपके आगे के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी अपने माइंड में सेट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि विसरण बोले तो डिफ्यूजन, विसरण को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विसरण यानी कि डिफ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश, आपसे आपके ऑप्शन में जीव सांस लेते हैं। आप कहेंगे सर जो जीव सांस लेते हैं वो तो श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विसरण की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। दूसरा है कि ऑक्सीजन पूरी डब्ल्यूबीसी में जा सकती है, ये भी विसरण प्रक्रिया का मानक एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के ब्लड के कंपोनेंट के साथ अटैच होने की, तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में कही जा रही है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तीसरा है कि ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ मेरे मित्र? पहले तो आप सभी ये समझो कि अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, विसरण की बात करते हैं, तो सिंपली क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या मतलब होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि दो अलग अलग पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब बात की जा रही है यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे अगर हम किसी कोशिका के संरचना की बात करते हैं तो कोशिका का जो बाह्य संरचना होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है? तो सर एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीच में एक केंद्रक होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, या फिर इसी को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, जब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब ये होता है कि सर ये कोशिका के लिए उपयोगी पदार्थ को ही कोशिका के अंदर जाने देती है, और कोशिका में जो अनुपयोगी पदार्थ होती है उसको कोशिका से बाहर मतलब निकलने में मदद करती है। और आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि इस प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर क्या होता है? तो सर ऑक्सीजन का आवागमन होता है, और प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू जो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का आवागमन होता है उसके लिए कौन सी प्रक्रिया रिस्पॉन्सिबल होती है? सर ये विसरण प्रक्रिया रिस्पॉन्सिबल होती है। जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश, तो आप सभी कहेंगे कि सर इसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो सर कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जिसको हिंदी में चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली भी बोला जाता है। जीव प्रजनन कर सकते हैं, सर इसका विसरण से कोई लेना देना नहीं है। प्रजनन अपने आप में एक प्रोसेस है जहां पे बहुत सारी प्रक्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ध्यान में रखिएगा 3 शॉर्टकट कुंजी कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके डेली लाइफ में भी काम आएगा और एग्जाम दृष्टिकोण से तो काम आएगा ही आएगा। पहला चीज, अगर हम लोग कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की बात करेंगे तो Ctrl+C किसका यूज करेंगे? Ctrl+C का यूज करेंगे। और अगर हम लोग कट करने के लिए शॉर्टकट की बात करेंगे तो Ctrl+X, और अगर हम लोग बात करेंगे पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की तो Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों चीज आपके कंप्यूटर चलाने के लिए भी उपयोगी है और एग्जाम दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। बहरहाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? आप कहेंगे सर Ctrl+V होगी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है? प्योर स्टैटिक साइंस। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लगभग 300 ग्राम के आसपास हम लोग मान के चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति, आप कहेंगे नील आर्मस्ट्रांग, और नील आर्मस्ट्रांग जिस यान से गए थे उसका नाम क्या था? सर अपोलो 11। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीव द्रव कहलाता है और इसके बारे में सबसे पहले पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर हम जे मेंडल जॉन ग्रेगर मेंडल की बात करेंगे, आप कहेंगे सर अनुवांशिकी के बारे में बताया, चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, किसकी बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, उपकला उत्तक, और कौन सा होता है, तो सर संयोजी उत्तक, और कौन सा होता है, आप कहेंगे पेशी उत्तक, और कौन सा होता है, आप कहिएगा तंत्रिका उत्तक। क्या कहेंगे, तंत्रिका उत्तक। अब देख लीजिए कि आपके इन चारों ऑप्शन में से अगर चारों हैं तो सभी होंगे, अगर चारों में से कोई नहीं है, कोई दूसरा है तो वो होगा। ध्यान दीजिएगा कि पहली ऑप्शन में मेरिस्टेमेटिक उत्तक की बात की जा रही है जिसको हम लोग विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और ये क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये पादप उत्तक है यानी कि प्लांट टिश्यू है। जबकि अगर हम बात करें त्वचीय उत्तक की यानी कि आपके त्वचा में पाए जाने वाले उत्तक, तो सर त्वचा में उपकला उत्तक पाए जाते हैं जिसको हम लोग एस्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू अस्तरित उपकला उत्तक कहते हैं। मतलब साफ है कि त्वचा में जो उत्तक पाया जाएगा वो हमारा पशु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू का उदाहरण होगा। पेशी उत्तक आप कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है। संयोजी उत्तक ये भी एनिमल टिश्यू के प्रकार हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एनिमल टिश्यू के प्रकार नहीं है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एनिमल टिश्यू के प्रकार नहीं है। मेरे मित्र अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है और साथ ही साथ जो परमानेंट टिश्यू है ये दोनों ही क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू के प्रकार होते हैं। हाँ ये बात अलग है कि अगर हम लोग परमानेंट टिश्यू को कैटेगराइज करते हैं तो दो ग्रुप में, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका कौन आ जाता है, तो सर सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन आ जाता है, जाइलम और फ्लोएम। और मेरिस्मेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ जाता है। मैंने कई बार ये चीज आपको बताया भी है। अगला है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ये चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी ध्यान में रखेंगे पहला चीज कि जब भी आपसे सिर्फ वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाएगा तो आप थियोफ्रेस्टस कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे सवाल सिर्फ वनस्पति विज्ञान का जनक करके पूछा जाएगा तो आप थियोफ्रेस्टस कहेंगे, लेकिन जैसे ही आधुनिक लगा दिया जाए तब आप किसका नाम लेंगे, कार्ल लिनियस का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, कार्ल लिनियस का। और ध्यान में रखिएगा कि इसे टेक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है यानी कि वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकी का पिता भी किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक भी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जे मेंडल अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। लुई पास्चर के बारे में आप याद रखिएगा कि पास्चुराइजेशन की खोज किसने करा, लुई पास्चर ने करा। एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की बात की जाएगी, एडवर्ड जेनर अगर चेचक के टीके की खोज की बात की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सरल सा सवाल कि कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। मेरे मित्र पॉलीग्राफ जो है वो झूठ का पता लगाने वाला मशीन है। अगला है कि कीड़े सांस लेते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो कीड़ा होता है वो ट्रेकिया के थ्रू सांस लेता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गलफ्रा की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर मछली में। और अगर हम लोग त्वचा की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो मेढक होते हैं वो त्वचा से भी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। और फेफड़ा तो सर जो बहुकोशिकीय जटिल जंतु होते हैं उसमें आपका क्या उपस्थित होता है, श्वसन की प्रक्रिया के लिए फेफड़ा यानी कि लंग्स मौजूद होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है, तांबा, बॉक्साइट, लेड, अभ्रक। आप सभी कहेंगे गुरुजी अभ्रक जो है वो अलोह धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। महासागरीय तापीय ऊर्जा बिल्कुल होगा, ओशियन थर्मल पावर इसको हम लोग बोलते हैं। और सौर ऊर्जा आप कहेंगे सर ये सूर्य से ऊर्जा मिलेगी, जबकि तरंग ऊर्जा तो सर समुद्र से मिल सकती है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी ये भी हमें जल वाले स्रोत से मिल सकती है। हमसे पूछा जा रहा है कि समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है।
बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा अगर इसको पढ़ेगा तो आसानी से कर सकता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है www.ignu.ac.in। क्या कहेंगे कि सर शिक्षा से तो संबंधित इग्नू का वेबसाइट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नू से ग्रेजुएशन पीजी वगैरह करते हैं, तो आप कहेंगे ये शिक्षा से संबंधित है। और दूसरा है www.onlinesbi.com। एसबीआई तो बैंक है, और ये हमारे मतलब कह सकते हो फाइनेंशियल से संबंधित होगा, मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा। जबकि www.ncrt.nic.in, www.education.nic.in आप कहेंगे कि सर ये भी हमारा एजुकेशन से संबंधित, ये भी एजुकेशन से संबंधित, लेकिन ये एजुकेशन से संबंधित नहीं है। तो जो एजुकेशन से संबंधित नहीं है वही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। सर जाति जो है वो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई मानी जाती है। और मेरे मित्र अगर हम लोग जीवधारियों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी इसको जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो किस रूप में, तो कुल, वर्ग, वंश और फिर आपका जीन और फिर क्या होता है, स्पीसीज होता है। अगला कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। सही आंसर नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है। ध्यान में रखेंगे कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या होगा, तो सर फ्यूजन का मतलब संलयन हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विद्युत उत्पादन, यहां पे तो सर विद्युत उत्पादन के दौरान क्या होता है, आप कहेंगे सर फ्यूजन, यानी कि यहां पे आपका मतलब संलयन नहीं होता है, क्या होता है सर, तो यहां पे विखंडन होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बम, तो आप कहेंगे सर ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों नाभिकीय और हाइड्रोजन बम, आप कहेंगे दोनों नहीं हो सकता है, नाभिकीय बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में संलयन होगा तो हाइड्रोजन बम में सिर्फ और सिर्फ संलयन होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही सरल सा सवाल, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, विटामिन बी, आप कहेंगे बेरी। अच्छा यहाँ पे गंडमाला है, आप सभी कहेंगे सर आयोडीन की कमी से। और दृष्टिहीनता की बात अगर की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से आएगी। नेक्स्ट की इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। मेरे मित्र एक्चुअली में इस्पात जो होता है ये आपका आयरन और कार्बन का क्या कहते हैं सर, मिश्र धातु होता है, लेकिन इसमें थोड़ा मात्रा में मैग्नीज भी मिलाया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन हमारे ऑप्शन में नहीं है, मैग्नीज ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, NPK, N4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, N4 नाइट्रोजन हो जाएगा। P4 आप सभी ध्यान में रखेंगे फास्फोरस हो जाएगा, P4 फास्फोरस। और K4 क्या होगा, पोटेशियम होगा, K4 पोटेशियम। सिंबल आप सबों को याद होगा। तो पहले आपके ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, नहीं ये सही क्रम नहीं होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सही क्रम होगा। दूसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। धनुष, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य। पृथ्वी, अग्नि, सूर्य भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि धनुष सर भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देख लीजिए कि इस ऑप्शन में पहले पे है स्लैक इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नहीं होगा सर। सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 की छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृति पाई जाती है, जिसको हम लोग विलाई या रसांकुर कहते हैं। ऑप्शन में है लंप्स, ब्रोंकाई, विलाई, म्योमास। आप सभी कहेंगे गुरुजी विलाई। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में डैश लगाया गया है। मेरे मित्र नया स्वदेशी विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि की बात की जाएगी तो हम लोग किसका नाम लेंगे, आयोडीन का।
अगला कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में जीएचजीसी का पूर्ण रूप क्या है? सर जीएचजीसी का पूर्ण रूप ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु समान निकट दृष्टि बिंदु से डैश अधिक दूर स्थित होती है। पहला चीज तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? तो सर इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु व्यक्ति के लिए निकट की जो बिंदु होती है वो समान जो आपका मतलब कह सकते हो दृष्टि रेंज होता है उससे अधिक हो जाता है। अब नॉर्मल रेंज विजन अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 25 सेंटीमीटर, इससे अधिक हो जाता है। तो आपसे पूछा भी तो यही जा रहा है कि निकट दृष्टि बिंदु से डैश अधिक दूरी स्थित होती है। निकट दृष्टि बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर है, इससे अधिक दूरी पे हमारा क्या होता है? बिंदु स्थित होता है। अगला है कि आदित्य L1 पहला सौर मिशन है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और याद रखिएगा कि आदित्य L1 को जो प्रक्षेपित किया गया है वो किस प्रक्षेपण यान से? क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि करेंट है सर PSLV C57। जो आदित्य L1 सौर मिशन है इसको किससे प्रक्षेपित किया गया है? PSLV C57 से। पूछा जा रहा है कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? मेरे मित्र L1 जो है, L का मतलब लैग्रेंज पॉइंट यहां पे लिया गया है और आपके ऑप्शन में लेबोरेटरी पॉइंट दिया हुआ है वो नहीं होगा। लैग्रेंजियन, यहां पे लैग्रेंजियन नहीं लैग्रेंज पॉइंट 1 होगा। चूंकि नहीं है तो हम लोग सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी लाइन पॉइंट नहीं होगा, लोअर पॉइंट नहीं होगा। याद रखिएगा कि सौर मिशन के लिए जो प्रक्षेपण यान यूज किया गया है वो PSLV C57 है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है? मेरे मित्र पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में जो आपका गुरुत्व के प्रति गति होता है उसको हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं और इंग्लिश में जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रसायनुवर्तन सर किसी केमिकल के प्रति प्लांट का जो वृद्धि होता है उसको हम लोग रसायनुवर्तन कहते हैं। प्रकाशनुवर्तन मतलब आपका जो सूर्य है उसके रोशनी के प्रति जो प्लांट के पौधे का वृद्धि होता है उसको हम लोग प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। और जल के प्रति अगर पौधे की किसी भाग का वृद्धि हो रहा है तो उसको जलानुवर्तन हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है। और जो प्रकाशनुवर्तन है इसको फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है। रसायनुवर्तन को केमोट्रोपिज्म बोला जाता है। अगला है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होते हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक जैसे जो पदार्थ होते हैं उसमें विलय के रूप में शामिल होता है। याद रखिएगा कि सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक में किस प्रकार के एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? तो सर जो कार्बोनिक एसिड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, नहीं पहला क्वेश्चन नहीं, जो विसरण वाला क्वेश्चन था उसमें आपको बताया है। क्या बताया है सर? एक मिनट, विसरण वाला यहाँ पे, ओ भाई आ जा तुम, ये देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होती है? एक तरल चिपचिपा पदार्थ होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर इसको हम लोग कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो आपसे सवाल करा जा रहा है, यहाँ पे जो आपसे सवाल करा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 पे कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म मेरे मित्र इसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं। और आप सभी ये ध्यान में रखना कि जीव द्रव के बारे में पुरकिंजे ने बताया था और ये एक्चुअली में क्या होता है? तो सर कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से, कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका एक गोलाकार संरचना होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट सर पौधे की रसोई घर या हम लोग कहते हैं पत्तों की रसोई घर कहलाती है। IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कई बार आप समूह ने याद करा होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कि थाल भारी पानी संयंत्र डैश में शुरू हुआ था, आप सभी याद रखना 1987 में शुरू हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? सर उसको वायरस के रूप में जाना जाता है। अगर आपका कंप्यूटर वायरस से अफेक्टेड हो जाता है तो आप उसमें करना कुछ चाहेंगे और होगा कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहां स्थित है? मेरे मित्र आगामी परीक्षा के लिए भी आए हैं, आप सभी ध्यान में रखना, हैदराबाद में पहला आनुवांशिक बैंक स्थित है। अगला है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। कई बार मैंने पीछे के सेशन में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप कहेंगे सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% मानते हैं। अगला है कि प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? मांडला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? संग्रहण नलिका, बोमेन कैप्सूल, केशिका गुच्छ, श्वसनिका। आप कहेंगे सर श्वसनिका श्वसन तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जबकि बोमेन कैप्सूल या फिर हम लोग जो संग्रहण नलिका की बात करेंगे, केशिका गुच्छ, ये सब क्या होंगे? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे अल्फा लाफा के रूप में संबोधित किया जाता है? अल्फा लाफा एक होम्योपैथिक दवाई है जिसको हम लोग सेटिभा से क्या करते हैं सर? रिलेट करते हैं या सेटिभा के रूप में संबोधित करते हैं। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? मान लीजिए कि ये आपका कोई बीज है तो ये वाला भाग जो है वो मूलांकुर कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है, और ये वाला भाग जो है वो परांकुर कहलाता है। और याद रखिएगा कि परांकुर से तना बनता है जबकि मूलांकुर से आपका जड़ बनता है। तो भाई मेरे आपसे सवाल करा जा रहा है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? आप कहेंगे मूलांकुर जड़ का निर्माण करता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 की रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? आप कहेंगे सर इसी सेशन में आपने बताया है कि रैम जो है वो प्राथमिक प्रकार का संग्रहण मेमोरी है। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला है कि अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ादान का रंग कोड क्या है? ध्यान में रखिएगा नीला। और अगर बात की जाएगी जैव निम्नीकरण के लिए कलर कोड की यानी कि रंग कोड की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे हरा। यानी कि अगर हमको हरा बॉक्स कहीं पे मिल रहा है तो उसमें हम वैसे मटेरियल को वैसे कचरा को डालेंगे जो बायोडिग्रेडेबल होंगे, और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसको हम लोग नीला कलर के बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट कि भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? आप सभी याद रखेंगे 5% से कम है। तो मेरे मित्र आज के इस सेशन का जो क्वेश्चन था उसका लेवल आप सबों को पता चल गया होगा। अगर आप थोड़ा भी साइंस पे फोकस किए हुए हैं तो इस 49 क्वेश्चन में से मुझे नहीं लगता है कि आपको एक आध दो सिर्फ कंप्यूटर के अननोन क्वेश्चन को छोड़ करके आपको कोई और क्वेश्चन परेशान करेगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे, और आगे इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने रिपीट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।